नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th के 5th चैप्टर से लिया गया है, यानी कि जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल यानी जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ की, जीवन की एक छोटी इकाई, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई हम सेल को कहते हैं, यानी कोशिका को कहते हैं। इसीलिए इसके बहुत सारे नाम बताए गए हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट, जैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, जैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, और इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इसी बारे में डिस्कस करना है। अगर वीडियो थोड़ी लंबी जाए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसा जादुई एक्सप्लेनेशन आपके लिए होगा कि आज के बाद अगर आपको सेल की कभी ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए तो ये वीडियो काफ़ी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो सेल का हमें बेसिक पोर्शन पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन भी और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहली बात, हमने आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड दिए हुए हैं, यानी सेल, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद किसने इसको डिस्कवर किया ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सेल थ्योरी, और उसके बाद जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मैं हमेशा से कहता हूं बच्चों को कि सबसे पहले अगर तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके बेस के बारे में जान लो। ठीक है, किसी भी मकान को बनाते समय उसकी नींव बहुत पक्की होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि उसमें आगे नए मकान, नए मंजिला मकान बनाए जा सके। ठीक है, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप अपने मकान को 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, जितने मंजिला आप चाहें आप बना सकते हैं। नींव आपकी कमज़ोर होगी तो आपको 1 मंजिला मकान बनाने में भी बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए सेल से शुरू करते हैं। सेल क्या है? देखिए बच्चों, सेल जो है, सेल कहते हैं कोशिका को। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी ये ना सोचें कि ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो है तो हमें समझ नहीं आएगा। मैं दोनों चीज़ें यहाँ आपको क्लियर करा रहा हूँ, आप बस समझते चलिए। ठीक है, सेल एक कोशिका को कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई आपसे पूछे कि सेल क्या होती है तो आप कहें कोशिका, और आपको ये पूछे कि कोशिका क्या होती है तो आप कहें सेल। ठीक है, ये तो वही बात हो जाएगी कि आपका घर कहाँ है? नीम के सामने, और नीम कहाँ है? मेरे घर के सामने। ठीक है, और कोई पूछे कि दोनों कहाँ हैं तो आमने सामने। ये बातें ना हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग है। ठीक है, अब सेल की मैं आपको बात करूँगा। सेल जो है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब 1665 में डिस्कवर करने के पहले क्या हुआ था आपका मैं बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में इस सेल को डिस्कवर किया, उससे पहले माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी था, और वो हो भी गया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं, जिसके जो माइक्रोस्कोप बनाया था सबसे पहले वो बनाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है बच्चों, अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम कह सकते हैं कि सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, तो यहाँ माइक्रोस्कोप का रोल क्यों आया कि माइक्रोस्कोप के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि इसको हम बना सकें, डिस्कवर कर सकें। बिकॉज सेल जो है, सेल बहुत छोटी एक स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब आपकी नग्न आंखें होता है। ठीक है, यानी एज इट इज़ जैसी आंखें अभी आपकी हैं, जैसे मेरी आंखें हैं, ये नेकेड आई बोली जाती हैं। ठीक है, इनको अनएडेड आई भी कहते हैं। ठीक है ना, जिन पे कोई एक्सटर्नल चीज़ें ना लगी हों। तो यहाँ ये स्मॉलेस्ट होती है, बहुत छोटी होती हैं, और इतनी छोटी होती है कि नेकेड आई से इसको हम नहीं देख सकते, यानी नग्न आंखों से इसको हम नहीं देख सकते। आई होप ये अब तक की जो बात है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेल को मैं आपको बता दूं कि सेल जो है वो एक बॉडी की, ठीक है, एक बॉडी का
एक ऐसा पार्ट है जिससे पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, आप समझ के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारी बॉडी, मान लीजिए मेरी बॉडी है। अब मेरी बॉडी के अंदर बहुत तरीके की सेल्स हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार की सेल्स हैं। अभी जब ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम, यानी जीव पढ़ेंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपकी जो सेल जो है वो बटी हुई हैं ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेल की जो आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्स हैं तो सिंपल सी बात है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स वर्क कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, और मेरी बॉडी को एक अच्छी स्ट्रक्चर भी दी है सेल्स ने। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सेल जो है मेरी स्ट्रक्चरल, यानी मेरे को संरचना देने वाली, मेरी स्ट्रक्चर बनाने वाली एक ऐसी इकाई है जिससे मेरा शरीर बना हुआ है, और मेरे शरीर की एक रचना यानी कि एक संरचना बनी हुई है, जिस संरचना को इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बॉडी फिगर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, यानी सेल एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे हमारा बॉडी फिगर बनता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब फंक्शनल की मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि फंक्शन कैसे, मान लीजिए मेरा मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको नहीं, मैं अपने कैमरा को देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरी आइज़ जो हैं वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, मेरे हैंड्स मूवमेंट में हैं, तो इसका मतलब मेरे हैंड्स में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये सब बातें जो है नॉर्मल सी होती हैं, इनको सभी को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मेरी बॉडी की सेल्स जो हैं वर्क कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, तो बाहर से काम करने कोई हलवाई तो नहीं आएगा आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, आपकी जो सेल्स ने आपकी बॉडी बनाई हुई है, तो वही बॉडी की सेल्स आपका हर एक काम करेंगी। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ तो मेरी आइज़ की सेल्स वर्क कर रही हैं। अब मेरी जो हार्ट बीट है वो जल्दी वो हो रही है, आपकी धड़क रही है, मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है वो भी किस वजह से कर रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी की सेल्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी की सेल्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है। अब उसी बात को हम लेंगे यहाँ 1665 में आपकी सेल को डिस्कवर किया गया। एक छोटी सी स्ट्रक्चर मैं आपकी यहाँ बना देता हूँ। इस सेल में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट, ये आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ और है। अगर आपको कोई ये समझाए कि सेल के अंदर का पार्ट साइटोप्लाज्म होता है तो बिल्कुल आप उसको गलत समझिएगा। ठीक है, वो आपको गलत बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये जो अंदर होता है एक पार्ट, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये सेल मैंने भले ही छोटी बनाई है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी एक इतनी सी सेल हमने बनाई है और वो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को बना रही है, तो इसका मतलब उसमें कुछ अलग बात है, उसमें कुछ खास बात है। ठीक है, और अगर हम यहाँ इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ खास बात है, क्योंकि हमेशा बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। ये बात आपको भी पता है, बहुत लोग स्टेटस पे लगाते होंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ इस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये सेल है हमारी बॉडी के अंदर, यही सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने यहाँ गोल इसलिए बनाई है क्योंकि सेल का साइज़ हम नहीं देख सकते, सेल किसी भी साइज़ में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर कवरिंग होता है, इसको सपोर्ट करता है। हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है आज, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी का नहीं है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, हम कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। उस न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी द पार्ट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ साइटोप्लाज्म क्यों बोला गया है, क्योंकि सेल के अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ क्यों बोला गया है, बिकॉज देखिए जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में, विज्ञान की जिस ब्रांच में, या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम कोशिका की यानी सेल की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, जिसमें साइटो का मतलब सेल होता है और लॉजी का मतलब टू स्टडी होता है। ठीक है, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये जो सेल वर्ड है ये एक लैटिन शब्द है सेला, CELLA। ठीक है, CELLA, सेला, इसका मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट्स होता है। ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, इन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स को सेल बोला गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर करी। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन।
ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में इसको क्या किया, डिस्कवर किया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब रॉबर्ट हुक ने ये सेल्स जो है वो देखी तो इसमें क्या देखा, इन्होंने डेड सेल्स देखी, ठीक है ना। इन्होंने क्या देखा, इसमें डेड सेल्स देखी, यानी एक छोटी एक थिन स्लाइस थी कॉक की, उसमें इन्होंने क्या देखा, डेड सेल्स देखी। और तब जाकर के आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, मान लो जो आपकी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल हैं, यानी जो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी होती है, इनकी जो सेल है वो एक छोटी छोटी, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे बीहाइव आपने देखा होगा, मधुमक्खियों का छत्ता आप लोग देखते होंगे, तो कुछ इस टाइप से इनको स्ट्रक्चर दिखाई दी। और इन्होंने बताया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, फिर उन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स का मतलब वहाँ से लैटिन शब्द से निकाला गया सेला, और वहीं सेला से आपका ये सेल बना, ठीक है। तो ये बातें आपकी हो गई क्लियर। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करके। अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चों आगे बढ़िए, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग दोबारा यहाँ इन चीज़ों को पढ़ने आओगे, बिल्कुल नहीं आओगे अगर आपने एक बार ये वीडियो पढ़ ली तो, ठीक है, देख ली तो। अब हम बात करते हैं सेल के टाइप्स की, यानी जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, देखिए सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ये आपको सभी को पता है, बहुत सारे। अब एक बात बताइए, जब यूनिसेल्यूलर की बात आई है तो यानी यूनिसेल्यूलर मतलब सेल वाले, तो यहाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो केवल एक ही सेल से बने हुए हैं, लाइक अमीबा, ठीक है, अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। उसके बाद मल्टी सेलुलर की बात आप करेंगे तो इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, साथ ही कैट, डॉग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगी मल्टी सेलुलर में, ठीक है। अब यहाँ यूनिसेलुलर आपके हो गए, यानी सेल्स के हिसाब से आपके ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, ठीक है। यहाँ यूनिसेलुलर वाले एक सेल से बने होते हैं, मल्टी वाले बहुत सारी सेल से बने होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बात है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे जब 9th क्लास में आते हैं 8th से होकर के, तो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं बायोलॉजी कौन सी बला होगी, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई गम नहीं है। जब तक हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को बस समझते रहना है, हमारा साथ देते रहना है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी सारी बातें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे तो तरीके से पढ़ने के बाद आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी आपके सामने कि यार हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि सेल छोटी है, सेल कैसी है, सेल का साइज़ कैसा है, सेल मतलब एक अलग सी चीज़। देखो जब भी हम समझते हैं हमारे बारे में किसी को जानना हो तो वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानता है, हम लोग कैसे हैं, हम लोग दिखने में कैसे हैं, है ना, हम लोग कहाँ से आए हैं, ये सब बातें वो जानने की कोशिश करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा होता है। वैसे तो हमने बहुत बातें आपको बता दी, लेकिन फिर भी सबसे पहली बात जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है वो ये है कि स्मॉल इन साइज़, यानी सेल जो होती है वो साइज़ में स्मॉल होती है, ठीक है। नंबर 2 कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, हर एक बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई यानी कि ये क्या होती है, इनविजिबल होती है, ठीक है। अब नंबर 3 पे कह सकते जब ये नेकेड आई से नहीं देखी जाती तो किससे देखी जाती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है।
सिंपल सी बात है कि देखिए तभी कि जो माइक्रोस्कोप आया था तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। अगर आप आंखों से इसको देख पाते तो ये इतनी छोटी नहीं होती, और अगर इसको देख पाते आप इतनी छोटी चीज़ देख पाते तो आप इनको निकाल करके बाहर डालते रहते, है ना, या दूसरे छीन करके ले लेते अगर आपके अंदर कमी आ जाती तो, ठीक है ना। अगर आपको सेल की कमी पड़ती तो आप दूसरे छीन लेते, बिल्कुल नहीं छोड़ते, भले ही अगले की जान निकल जाए, आप लोग उसको बिल्कुल छोड़ते ही ना। तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देती, आप लोग इसको निकाल ही नहीं सकते हो, अलग अलग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के बारे में सोच के ही भगवान ने डिसीजन लिया होगा कि बहुत छोटी बनानी है सेल, ठीक है। अब उसके बाद में हमें जो जानना है वो जानना है डिस्कवरी ऑफ द सेल, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ द सेल में हमें क्या करना है वो समझना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, डिस्कवरी ऑफ द सेल का मतलब है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, यानी सन 1665 में हुई, ठीक है ना। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इसको, ठीक है। जब ये क्या कर रहे थे, मैंने भी आपको बताया कि एक कॉक होता है, ठीक है ना, कॉक होता है प्लांट सेल में, CORK कॉक, उसकी स्टडी कर रहे थे। उसका थिन स्लाइस लिया इन्होंने, उसकी स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि इसके अंदर तो बहुत सारी डेड सेल्स हैं, ठीक है ना, लाइक बीहाइव, मैंने भी डिस्कस किया, ठीक है। तो वहाँ बताने के बाद ये जो डिस्कवरी हुई ये फाइनल हुई, और इसमें बताया गया कि ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है कि 1665 में हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। अब ये देखो 1665 के बाद 1831 में आपका न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, यानी सेल बहुत पहले की है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पढ़ा गया बाद में। अब लास्ट में इसके बहुत बढ़िया वाला मंत्र भी आपको बताऊंगा सेल को पढ़ने का, ठीक है, जिसमें आपकी आधी बायोलॉजी समा जाएगी। तो यहाँ डिस्कवरी में कह सकते हैं कि थिन स्लाइस ऑफ कॉक लेकर के उसकी स्टडी की और उसमें डेड सेल्स को देखा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि आपका जो ये जो न्यूक्लियस है ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, और बैक्टीरिया और स्पर्म सेल, जो बैक्टीरिया और स्पर्म सेल है उसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने करी 1674 और 1678 में की, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल सी हैं, ठीक है। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो सेल थ्योरी पढ़नी है, और सेल थ्योरी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि सेल थ्योरी के बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अब सेल थ्योरी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका सिद्धांत। देखिए जब सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद 1838 में, ठीक है, 1838 में और 1839 में, ठीक है, दो साइंटिस्ट हुए थे, एम स्लाइडन और टी स्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अपनी एक सेल थ्योरी बनाई, ठीक है ना। जैसा कि अगर किसी चीज़ के बारे में समझना हो, जानना हो, तो उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लो, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी बातें जान जाओगे, आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, है ना। अगर किसी के बारे में समझना है तो उसकी कहानी जान लो, उसकी थ्योरी बना लो। जैसे मैं आपको बताऊं, MS धोनी जो कि एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनकी बायोपिक बनी है ना, यानी जो हमारे एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने उनका किरदार जो है परफॉर्म किया था। तो अब कुछ लोगों ने क्या हुआ, अब उनकी पूरी जीवनी सुनने से तो लोग रह जाते, नहीं सुन पाते, लेकिन एज अ बायोपिक जब उनकी मूवी आई तो सभी लोगों ने उनको देखा और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। तो इसीलिए जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी थ्योरी आपके माइंड में कैसे सेट होगी, चाहे तो आप उसका एक एनिमेशन, चाहे आप उसकी मूवी, चाहे किसी भी वे में आप उसको देख लें, यानी पूरा एक उसकी कहानी बना लें, एक स्टोरी बना लें। तो ऐसी ही स्टोरी एम स्लाइडन और टी स्वान ने बनाई थी, बहुत सारी बातें बताई थी उसमें। चलिए जान लेते हैं। पहली बात तो पहले ही पता चल गई थी कि सेल बहुत छोटी होती है ना, लेकिन जब पूरी थ्योरी बनी तो उसमें 1 से लेके 100 तक A to Z सारी बातें इन्वॉल्व रही, और वो क्या थी वो ज़रा जान लो। पहली जो चीज़ थी उसमें ये थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो कितनी अच्छी बात है ना, हम लोगों के बारे में बताई जा रही हैं बातें और आप लोग इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इसमें कहा गया कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, है ना, यहाँ पे दो ही चीज़ें मिल सकती हैं आपको, या तो नॉन लिविंग या फिर लिविंग। और जो लिविंग सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सॉरी, वो आपके सेल्स से बने हुए हैं, चाहे वो कैसे भी हों, कुछ भी हों, ठीक है। उसके बाद में
अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बातें हुई ये लिविंग की, तो मैंने ये बातें आपको पहले ही बता दी। स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा बॉडी बॉडी फिगर जो है वो मेंटेन होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर होती है ना, सभी की एक स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, वो आप समझ लें। उसके बाद फंक्शन, बॉडी के अंदर हमने कहा था कि हमारी सेल्स अगर बॉडी के अंदर है तो सेल्स ही काम करेंगी, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं तो बहुत सारी सेल्स को अलग अलग काम दिया होगा, पर्टिकुलर काम मिलेगा, है ना, वो पर्टिकुलर काम हमारी सेल्स परफॉर्म करेंगी। अगर एक ही सेल्स है, लाइक अमीबा का एग्जांपल ले लें हम, ठीक है, अगर अमीबा को हमने ले लिया तो अमीबा जो है उसमें उसके अंदर एक ही सेल, वो एक ही सेल से बना हुआ है, तो उसकी वही सेल काम करेगी, खाना खाएगी भी, खाना आपका इजेशन भी करेगी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में इट इज़ कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परपिटुएशन, ठीक है। तो ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और परपिटुएशन के लिए कैपेबल होता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जान लें। अब एक साइंटिस्ट हुए थे, बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम मुझे बहुत पसंद आता है ना, बहुत ही अच्छा भी लगता है, ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो। कितना बढ़िया नाम है इनका, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया था, बहुत ही महान काम किया था इन्होंने। 1858 में 1858 में इन्होंने एक सेंटेंस दिया था, जैसे सेंटेंस जैसे नारा दे देते हैं, स्लोगन देते हैं, ऐसे ही इन्होंने एक स्लोगन दिया था, है ना। जैसे हमारे भगत सिंह जी हैं, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद दिया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रुडोल्फ विर्चो ने भी एक नारा दिया था जिसमें बोला गया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इस बात का मतलब क्या था, ये रही वो बात। इस बात का मतलब क्या था कि जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी उन्हीं से दूसरी सेल्स बनेंगी, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से ही मौजूद हैं उन्हीं से दूसरी सेल्स तैयार भी होंगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ जाएं। उसके बाद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर। अब यहाँ एक बात आप लोग समझें कि जो भी इसके अंदर आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जो है फंडामेंटली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब मैटर क्या करता है, मैटर करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये स्पेलिंग गलत होगी शायद मेरे से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है ये भी ज़रा जान ले भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आप लोगों के आगे भी काम आएगी, 9th के बाद 11th 12th में भी काम आएगी। देखिए बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो प्रकार की होती हैं आपकी, दो टाइप्स की होती हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कैटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, कैटाबॉलिक, और आपकी नंबर 2 पे एनाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक। अब यहाँ एक फंडा देने वाला हूँ। कैटाबॉलिक का मतलब होता है 2 = 1 + 1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैं सभी को देता हूँ। एनाबॉलिक का मतलब होता है 1 + 1 = 2। समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है तो आप इसको समझ जाइए। कैटाबॉलिक का क्या मतलब है, देखिए कैटाबॉलिक का मतलब ये है सीधा सीधा कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, है ना, जब आपने कोई कॉम्प्लेक्स फूड अपने अंदर लिया, ठीक है, तो उसका डाइजेशन हुआ, वो टूट करके आपके अलग अलग चीज़ों में बट गया। तो ऐसे ही जो आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आपका जो डाइजेशन है वो सबसे पहला पार्ट आता है, ठीक है, डाइजेशन का पहला पार्ट आता है कैटाबॉलिक में, और दूसरा जो होगा वो एनाबॉलिक में आएगा। एनाबॉलिक का मतलब होता है जैसे आपकी फोटोसिंथेसिस, यानी बाहर से CO2 ऑक्सीजन, ठीक है ना, H2O, ये सब इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक नई चीज़ बनाई जो आपका ग्लूकोज होगा। तो ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लें। कैटाबॉलिक का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, तोड़ करके अलग अलग चीज़ें बनाना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। ये आपकी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव लोग हैं तो प्लीज़ आप उनको इग्नोर करिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लोग ना तो आपको पढ़ने देते हैं ना आपको कुछ करने देते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा करोगे, अच्छा करने के बाद भी वो आपको गलत ही बोलेंगे, आप लोग गलत करोगे तो वो गलत करने के बाद भी आपको गलत ही बोलेंगे, बिकॉज उनके प्रवृत्ति में, उनके नेचर में वो नेगेटिविटी घुस गई है, आप उसको नहीं निकाल सकते कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है ना। आप लोगों को बस पढ़ना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, मैं आपको यही कहूँगा, ठीक है। आप लोग सभी बातों को छोड़ करके, सभी चीज़ों को छोड़ करके आप लोग आगे बढ़ें। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ते रहें, ठीक है, और हमारा नाम भी
आपके साथ साथ आगे बढ़ता रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो आगे का पार्ट है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा समझ आया, कौन सा नहीं आया, वो भी कमेंट करिए ताकि हम आगे से ऐसी गलती ना कर पाएँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।